अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक अलग ही ऑरा है। ऑरा इन द सेंस कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में जितना मजा भी आता है, साथ साथ उतना डेप्थ भी है। अगर मैं बात करूं इसके डेप्थ की, तो इसका डेप्थ तो खैर फर्दर भी आपको बहुत मिलेगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इन फर्दर इन फ्यूचर आपको ये चैप्टर बहुत काम आएगा। तो आइए इस मतलब आज के हमारा जो फिजियोलॉजी होगा, इस फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से एटलीस्ट 3 ऐसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले 5 सालों के पेपर में हर बार रिपीट होते हैं। तो इसी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी हम देखेंगे। पहली चीज़ हमारा आज का टॉपिक होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। हम क्या देखेंगे? टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। साथ साथ ये हमने प्रीवियस 5 साल के सीबीएसई ट्रेंड को एनालाइज करके करा है। ठीक है, तो पहला चैप्टर होगा हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है इससे कि एक्सप्लेन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन। अगर आप सभी को पता हो प्रोटीन का डाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन डाइजेशन अकर इन टू मेन ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में प्रोटीन 2 जगह पे मैक्सिमम मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादातर मतलब कि डाइजेशन होता है। पहला हमारा स्टमक, जहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जगह हैं। पहले तो जान लीजिए किसका, प्रोटीन का डाइजेशन का। तो बात करूँ अगर मैं स्टमक की, स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है HCl, याद रखना इसमें स्टमक में 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है, अब समझिएगा होता क्या है, वही आप कह रहा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब रिलीज होता है HCl जो है ना, HCl जो है पेप्सिनोजन चाहता है कि मुझे एसिडिक माहौल मिले। जब HCl रिलीज होगा, पूरा इन्वायरमेंट जो होगा स्टमक का एसिडिक हो जाएगा, तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। अब यही पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होता क्या है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन आपको मिलता है। तो होता क्या है, HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म। और एक्टिव फॉर्म क्या है पेप्सिनोजन की? पेप्सिन। जो क्या करता है, नाउ पेप्सिन इज एबल टू ब्रेक द प्रोटीन इनटू प्रोटीएज। किसमें? प्रोटीएज में और पेप्टोन्स में तोड़ दिया जाता है। पर तो हेंस यहाँ पे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है स्टार्ट। देन सेकंड, दूसरी जगह कौन सी बॉडी में यहाँ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम में कौन सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। हमें पता भी है कि इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो उनको तोड़ देगा। जब पेप्टाइड, देखो 2 बॉल है, एक मतलब मान के चलो ऐसा, हाँ देखो मान के चलो ये पेन है, ये व्हाइटनर है, व्हाइटनर और पेन इससे अटैच है। अगर हमको इन दोनों को अलग करना है तो जाहिर सी बात इसके बॉन्ड को मैं तोड़ दूंगा। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। सेम ऐसा करता है ये चीज पेप्टीन, ये जो हमारा होता है ना पेप्टाइड बॉन्ड, उसको तोड़ोगे तो भाई प्रोटीन जो एमिनो एसिड है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट तरह की हमारा होता है ये काइमोट्रिप्सिन, जो क्या करता है, फर्दर डाइजेशन प्रोसीड करवाएगा आगे। देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में बात करूँ तो इसमें पेप्टिडिएज क्या करता है, कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में। और एमिनो एसिड ही बेस होते हैं किसके? प्रोटीन्स के। तो वही कह रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन ब्लड स्ट्रीम। किस फॉर्म में? एमिनो एसिड के फॉर्म में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विलाई। आप सभी जानते हो, यहाँ पे मैं इस PDF में विलाई का डायग्राम देना भूल गया, वरना अच्छे समझा था। लेकिन फिर भी आपके पास अगर डायग्राम नहीं है तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखो विलाई का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखो अब एक बात समझिएगा। अब ये जो विलाई की लेंथ है ना, ये इतने एरिया में विलाई जो है, इतने एरिया में इतना ज्यादा आ गया। समझना, विलाई करता क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। एरिया बढ़ा देगा तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो यही इसका सबसे की फंक्शन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा जो विलाई है आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो फिंगर जैसा है ना। स्ट्रक्चर की बात करूं तो इट इज कवर्ड विथ एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे आपको एपिथेलियल सेल्स दिखेंगी। वो क्या कंटेन करते हैं? उनमें ब्लड कैपिलरीज होती है। क्यों भाई? जब एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड स्ट्रीम में तो होगा ना, ब्लड स्ट्रीम ही तो सबको ले जाएगी, क्योंकि ब्लड क्या है, बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, हम सभी को पता है। तो कह रहा कि एंड इट हैज लिम्फ वेसल्स आल्सो कॉल्ड लैक्टल्स। लैक्टल्स होती है, मतलब इनमें लिम्फ वेसल भी होती है जिसका नाम लैक्टल्स है। फंक्शन क्या करती है? इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देगी ताकि एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाए। ठीक है,
एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को डायरेक्टली ब्लड में भेजती है और ट्रांसपोर्ट जो करवाती है फैट को वाया लैक्टेल्स। लैक्टेल्स क्या था, अभी बताया था, लैक्टेल्स आर लिम्फ वेसल्स। ठीक है, डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बना दिया है रफली। थर्ड है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन। लीवर का रोल बताइए डाइजेशन में क्या है। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, याद रखिएगा। और एक और बात, लीवर दुनिया का सबसे अंडररेटेड ऑर्गन है और लेकिन काम उसका सबसे ज्यादा है। देन मैं बात करता हूँ अगर फंक्शंस की, फंक्शंस में आता है कि भैया ये क्या करेगा, ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, मतलब फैट को डाइजेस्ट करने में यानी फैट को तोड़ने का काम करता है, न्यूट्रलाइजेशन करवाता है, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करवाएगा। ठीक है, हेल्प करता है लाइपेज एंजाइम के एक्शन में। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर करता है और डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 2 जो कि हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर, यहाँ पे मैं आपको ना मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ना इसी चैप्टर का डिटेल वर्जन देखना है, पढ़ना है, या फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखना है, तो दो मैंने प्लेलिस्ट बनाई, एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज जहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हूँ, और एक होता है नोट्स के साथ, तो दोनों ऊपर है, जाके देख लो। इसमें है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को आपको समझाना है। यहाँ पे कह ब्रीथिंग जो है इन्वॉल्व करता है दो प्रोसेस को, एक होता है इंस्पिरेशन और होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सांस का अंदर लेना, वो किसके थ्रू होता है, थ्रू डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट। जब डायफ्राम, देखो सांस अंदर लेंगे तो बैलून भरेगा, और जब बैलून भरेगा तो डायफ्राम को नीचे पुश करेगा, नीचे धक्का देगा। वही कह रहा है कि जब इंस्पिरेशन होगा, सांस अंदर जाएगी, तो डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिब्स जो है हवा बढ़ेगी तो फूलेगी, तो रिब्स जो है अपवर्ड निकलेगी, आउटवर्ड बाहर आएगी, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, इसमें हवा बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, एयर इंटर्स द लंग्स, किसके थ्रू, इंस्पिरेशन प्रोसेस में। ठीक है, देन बात करें एक्सपिरेशन में, फल उल्टा कर दो, जब सांस बाहर निकलेगी तो क्या है, रिलैक्स होगा, तो डायफ्राम ऊपर धक्का देगा, तो डायफ्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिब्स जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, एयर जो है बाहर निकल जाएगी। इसका एक डायग्राम आता है बहुत अच्छा, ऐसा करके, वो डायग्राम मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया हूँ, आप प्लीज एक बार देख लेना। फिफ्थ है हमारा एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ऑक्सीजन का ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना, देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अकर्स इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। 97% जो है ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के, जिसको हम HB से भी शो करते हैं, जो हमारा पिगमेंट होता है। अब ये हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन ले जाएगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन साथ कंबाइन होकर बनाता है कि ऑक्सो हीमोग्लोबिन, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये 97% ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम यहाँ होता है। 3% डिजोल्व प्लाज्मा में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ टिश्यू लेवल पे, तो वहाँ पे लो ऑक्सीजन प्रेशर बनाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन क्या करती है, रिलीज करती है, किस चीज को, ऑक्सीजन को वहाँ पे रिलीज आउट करेगी। देन हमारा नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आप देखोगे ना, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, इट शोज द रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन के बीच का ये कर्व होता है। अब ये किन बातों पे मतलब किन फैक्टर्स पे ये अलग हो सकता है या फिर डिपेंड करता है। फैक्टर शिफ्टिंग कर्व, कौन कौन से फैक्टर उस कर्व को शिफ्ट करते हैं, जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हो जाए, ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर हो जाए, लो pH हो जाए और हाई एल्टीट्यूड हो जाए, तब ये सारी चीजें, ये कर्व चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन। अच्छा, ये ध्यान देखना, ये जो अभी बताया ना मैंने, इसको मैं डिटेल समझा रखा हूँ, जाकर देख लेना। ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ तक कि 10 मिनट में चैप्टर खत्म करना है। अब एक बात और समझना है, यहाँ पे ये कर्व इसलिए बनता है ना, ताकि जब देखो pH वॉल्यूम जो है, pH और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी ना, तो pH जब कम होगा मतलब एसिडिफाइड, और ये हमारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ेगा, तो होगा क्या, इसी वजह से ऑक्सीजन रिलीज कर पाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, चैप्टर 3 है हमारा इसमें कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है, एक बहुत जल्दी समझा दूंगा अभी, तो ये सब छोड़ो, यहाँ पे डायग्राम समझते हैं। देखो होता क्या है, राइट एट्रियम में, पहले तो एक बात समझो, आर्टरीज क्या काम करती है, आर्टरीज काम करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने में, मैं लिख ही देता हूँ। आर्टरीज काम करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने में। ठीक है, वेन्स क्या काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने में। इतनी बात समझ में आई क्या।
लेकिन जब इनके नाम के आगे कुछ सफिक्स लग जाएगा, ठीक है, तो इनका फंक्शन जो है उल्टा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बस इतना याद रखना, सब हो जाएगा। देखो यहाँ पे गंदा खून यानी CO2 वाला खून आया ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम ने पुश किया नीचे, तो ये जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है, ये यूनिडायरेक्शन होता है, ऊपर से नीचे दबेगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये डर्टी ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब ये डर्टी ब्लड को लेके जाएगा लंग्स के पास, लंग्स के पास जाएगा तो एक नाम लगेगा आगे सफिक्स पल्मनरी। अब गंदा खून और पल्मनरी लग रहा है तो फंक्शन उल्टा करके देखो, मतलब पल्मनरी आर्टरी हो गया, ठीक है, आर्टरी साफ खून ले जाता है लेकिन नाम के आगे लग गया पल्मनरी, तो अभी क्या करेगा? गंदा खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाएगा? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में अल्वलाई के थ्रू ये क्लीन हो जाएगा। अब जो है साफ ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? देखो पल्मनरी शब्द लग गया, वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन अगर पल्मनरी लग गया तो फंक्शन उल्टा, मतलब अब ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी, तो पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी लंग से लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम पुश करेगा, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगी पूरी बॉडी में, और बॉडी में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाता है कौन? हमारा मेन आर्टरी, इसको अयोटा भी बोलते हैं। अब ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैलाएगा, वहां से कचरा भी तो लाएगा, मतलब गंदा खून। अब गंदा खून कौन कैरी करता है? हमारा वेना केवा यानी कि मेन वेन, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन क्या करेगी? बॉडी से फिर राइट एट्रियम में लाएगी, तो यहाँ पे साइकिल चलता रहेगा। देखो एक बार ब्लड यहाँ पे आया हार्ट में, एक बार यहाँ पे आया, 2 बार ब्लड का आना, ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन। क्लियर है क्या? गेन बाय विलियम हार्वे। इतनी बात समझ में आई? चल, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो चलते हैं आगे। कार्डियक साइकिल समझाना है। देखो एक हार्ट बीट में क्या क्या होता है? एक हार्ट बीट किन किन चीजों से मिलकर बनता है? एक होता है एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का, जॉइंट डायस्टोल होता है हमारा 0.4 सेकंड का, टोटल ड्यूरेशन ये 0.8 सेकंड लेता है। अब आप देखो इसमें यहाँ पे पूरा प्रॉपर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, प्लीज इसके लिए मेरा एक डिटेल लेक्चर देख लो, मतलब आधे घंटे में एकदम क्लियर करा, वहां पर देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को हमने अभी हमने समझाया, ठीक है, एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, मतलब एक्सक्रीजन। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, पहली चीज जानो नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अब इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक है रीनल कैप्सूल होता है जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल होता है। देन रीनल ट्यूब्यूल में PCT प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, और देन DCT यानी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट होता है जिसमें यूरिन आता है। डायग्राम इसका भी नहीं लगा पाया लेकिन इतना बस समझ लेना यहाँ पे, इसको मैं अलग से एक डायग्राम की 2 मिनट की वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लेना वहाँ पे। देन यहाँ पे देखो ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में आता है, देन PCT प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, देन हेनले लूप, देन DCT, और उसके बाद फर्दर क्या होता है? रीअब्जॉर्ब होकर सारी चीजें, मतलब देखो होता क्या है समझिएगा, ये सॉलिड वेस्ट में होता है हमारे पास यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। देखो यूरिया जो है एसिडिक नेचर का है, हाँ समझो, यूरिया एक तरीके का नमक है। आप पाइप में नमक को डाल दो तो नमक चिपक जाएगा, जब तक आप पानी नहीं डालोगे नमक साफ नहीं होगा पाइप से। उसी तरह यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, तभी देखो डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा खूब पानी पियो, दबा के पानी पियो। होता क्या है कि जब ये यूरिया बॉडी से निकालता है ना किडनी, ये नेफ्रॉन, तो उसके साथ साथ में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब इसेंशियल मिनरल्स भी निकलते होते हैं, और पानी भी एक्सेस। बाद में इसका रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया जाता है ताकि, अच्छा इसी को हम लोग बोलते हैं ये कंसंट्रेशन करवाने का टर्म होता है, जो यूरिन को हम कंसंट्रेशन करवाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दरअसल इस मैकेनिज्म में बॉडी ये इंश्योर करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सेस वाटर बॉडी का निकल जाए और बंदे को जिसकी बॉडी है उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। तो ऐसे में हम क्या करें, ऐसे में क्या इसको हम रीअब्जॉर्ब करवा लें एक्सेस वाटर को, ठीक है, ताकि कंसंट्रेशन यूरिया कंसंट्रेट हो सके। तो सिंपल है, यहाँ पे आगे है भी एक्सप्लेन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन होता ही है इसी, देखो 3 स्टेप में। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है ग्लोमेरुलस के थ्रू। देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो यूजफुल सब्सटेंस को हमें वापस रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। देन होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन, जिसमें वेस्ट को ऐड कर दिया जाएगा फिल्ट्रेट में, छन्नी में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन काउंटर करंट मैकेनिज्म। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे याद है कि एक जगह मुझसे ये पूछा गया था एक इंटरव्यू में, और मैं इसको मतलब समझा सकता था लेकिन मैं नर्वस हो गया था, समझा नहीं पाया था, बड़े पैनल में बैठे थे।
काउंटर करंट मैकेनिज्म एक सिंपल सा मैकेनिज्म जिसमें यूरिन को कंसंट्रेटेड गाढ़ा बनाया जाता है। क्यों? रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं इसेंशियल वाटर को, ताकि बॉडी से एक्सेस वाटर न रिलीज हो पाए। जब पानी से निकल जाएगा तो यूरिया बचेगा तो कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेटेड यूरिया होगा तो उसका कलर पेल येलो होता है। वही कह रहा है कि यहाँ पे ये बहने लूप में होता है, मेंटेन करते हैं हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेडुला में, जिससे होता है क्या, इट हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें है कि भैया डिस्क्राइब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। यार इसको भी डायग्राम समझा दूंगा। ठीक है, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। फंक्शन होता है ट्रांसमिट करवाना नर्व इंपल्स को, जो कि कैसे होता है, डेंड्राइट देन सेल बॉडी में आता है, देन एक्सॉन, देन इंपल्स में फ्लो आगे हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके का ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है स्टिमुलस का, समझना। पाथवे क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, जो रिसेप्टर होता है जो रिसीव करता है, देन उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स पे जैसे आग लगी, रिसेप्टर ने रिसीव किया, देन सेंसरी न्यूरॉन होगा, सेंस करेगा, देन वो किसको भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, यहाँ पे मोटर नर्व होती है, मोटर नर्व को भेजेगी मोटर न्यूरॉन को, और वो तुरंत रिस्पॉन्स करवाएगा और इफेक्ट हो जाएगा कि हाथ हट जाएगा। समझो बात को। अगर ये ब्रेन को भेज के एनालाइज कराएगा, तब तक हाथ जल जुल के खत्म हो जाएगा। तो इसको पूरा काम ना भेजा जाए तो आधा यहीं पे समझो। अब ये जो मैकेनिज्म है, हाथ जहाँ जल रहा था, यहाँ से यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन ने रिस्पॉन्स करवाया, इस रास्ते को बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। इस पैथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, देन होता है नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। स्टेप क्या है इसमें, पहला है इसमें क्या होता है, पहला रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, रेस्टिंग फेज में। देन डीपोलराइजेशन में सोडियम का इफ्लक्स होता है, भरता है, सोडियम एंट्री लेता है। देन एक्शन पोटेंशियल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिपोलराइजेशन, जब पोटेशियम अंदर जाएगा तो बाकी सब निकल जाएगा। देन है इसमें कि ये जो इम्पल्स है, इम्पल्स ट्रेवल्स इलेक्ट्रिकली अलोंग न्यूरॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हमको दिखेगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसकी बात करें तो हम पहला है हमारा एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, थायराइड को कंट्रोल करेगा, एड्रिनल को कंट्रोल करेगा, रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन के मैकेनिज्म 2 टाइप के होते हैं। पहला है स्टीरॉयड हार्मोन, जो कि क्या करते हैं, इंटर्स न्यूक्लियस एंड अफेक्ट्स जीन एक्सप्रेशन। स्टीरॉयड हार्मोन क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाएगा और जीन एक्सप्रेशन को भी चेंज करवाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है प्रोटीनिशियस हार्मोन, जो क्या करवाएगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ और यूज करेगा सेकंड मैसेंजर सिस्टम को। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्टीरॉयड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन। नेक्स्ट है फीडबैक। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन फीडबैक रेगुलेशन। फीडबैक रेगुलेशन क्या है, देखो होता क्या है, हाइपोथैलेमस ध्यान देता है कि कहीं कोई ऐसा ग्लैंड ना हो जो एक्सेस रिलीज हो जाए। समझो, पिट्यूटरी ज्यादा रिलीज कर देगा, बहुत एक्सेस, तो बहुत ग्रोथ बढ़ जाती है, डिजीज कराती है हमारी ये एक्रोमेगली। ठीक है, अब अगर बहुत कम रिलीज होगा तो वो डिजीज क्या कराती है, निकले तो हाइट नहीं बढ़ेगी, कहलाएगा डॉर्फिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कि हाई थायरॉक्सिन लेवल इनहिबिट करवाता है टीएसएच रिलीज को। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट मिक्स्ड क्वेश्चन में क्या क्या आ सकते हैं, जैसा डिफरेंशिएट करो आर्टरीज और वेन्स में, जो कि हमने बता दिया है। तो ये आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, फटाफट देख लो। देन नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन बोहर इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोहर इफेक्ट। वही याद है क्या, कर्व जो बनाया था अभी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है ताकि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन क्या हो सके, बढ़ सके। इट हेल्प्स इन इजी ऑक्सीजन रिलीज ऑफ टिश्यू। ठीक है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रिड्यूसेस, अच्छा सॉरी, एफिनिटी कम करो, रिड्यूसेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। इससे ये होता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो पाएगा, तभी वो ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल पाएगा, वरना बाइंड करके रखेगा। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड डायग्राम्स क्या है वो देख लो, जो बहुत प्रोबेबिलिटी पूछे जाते हैं, ह्यूमन हार्ट का, नेफ्रॉन, रिफ्लेक्स आर्क का, और न्यूरॉन और एल्वेलाई। ठीक है, याद रखना, कुछ टिप्स ले लो, फुल मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन को कैसे कवर करना है। आपको पहली चीज तो डेफिनेशन देनी है, जो भी चीज पूछा गया उसको डिफाइन करना है, देन उसे एक्सप्लेन करना है स्टेप्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डायग्राम बना सकते हो तो बना दो, वेल एंड गुड है। की टर्म्स जो होंगे, की पॉइंट्स जरूर डालो, कीवर्ड्स, और अगर हो सके तो फ्लो चार्ट बना दो अगर टाइम कम है। बाकी इतना कर लो, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छा जाएगा। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे भी से नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।